ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन जो दमखम दिखाना है बाजार को डोमेस्टिक फ्रंट पे अपने आप से ही दिखाना होगा। खैर एक चीज अच्छी तय है कि 9850 अभी भी बाजार होल्ड कर रहा है। आज यही बाजार को शायद थामे भी रखेगा। इस बीच हेमंत ठुकराल भी हमने अपने साथ जोड़ लिए। देखिए, जब दिन बड़ा होता है, ट्रिगर्स बड़े होते हैं, तो आपका पैनल बड़ा करना होता है। हमने एंजल ब्रोकिंग से मयूरेश को अपने साथ रखा। टेक्निकली हमको किरण और सिमी बता रही हैं कैसे ट्रेड करना, और डेरिवेटिव एंगल हमको देंगे अब हेमंत ठुकराल। उनसे भी समझेंगे कि बाजार कैसे ट्रेड करते हैं। हेमंत, आपके पास ही आ रहा हूं मैं अभी। पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। आज जो हमको संकेत मिले हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि भारत की कहीं अपनी गलती है। ये ग्लोबल संकेत है जिसको बार बार आगाह कर रहे थे कि थोड़ा सावधानी बरतें। इंडियन स्टॉक मार्केट इसको कैसे कैलकुलेट करेगा, कितना नफा नुकसान होगा और बाजार कैसे कामकाज करेंगे, जरा ये बता दीजिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पहले मैं 2-3 डेटा पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं। देखिए, जिस तरह से ऑप्शन राइटर्स ने पोजीशन की है लास्ट 1 वीक में, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो रेंज ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से बनी हुई है वो है 9750, 9755 और अपसाइड पे 9950। तो ये 200 पॉइंट का रेंज है और मुझे ये रेंज बहुत जल्दी कहीं भी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेडर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ड्यू टू दिस डिप कि आप लोअर साइड ऑफ द रेंज पे आसपास खुलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर 9825, 9850 आप खुलते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन ऑन अ बाइंग साइड, और आपका स्टॉप लॉस 9755 का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी 9940, 9950 फिर अटेम्प्ट करेगा। जब तक ये रेंज नहीं टूटती है मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आना चाहिए 9750 से 9950 के बीच में। हमने ब्रेक में जाने से पहले खबरों वाले शेयर्स की बात की थी और जो पहला स्टॉक सुमित ने बताया था वो था टाटा ग्लोबल का। इस पर एक मयूरेश के कमेंट ले लेते हैं। मयूरेश, खबरों में है ये अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर तो कर ही रही है और उसी के तहत अब ईस्टर्न यूरोपियन कारोबार को भी कंपनी बंद कर सकती है। और अभी 2 दिन पहले हम बात कर भी रहे थे स्टॉक की कि पिछले कई सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक स्ट्रांग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। यूएस में एक्सपैंड कर रही है, मिनरल वाटर ब्रांड भी वहां पर लॉन्च की है और ऐसा लग रहा है कि वापस दिस कंपनी इज कमिंग बैक टू शेप। आप ये कॉमेंट्स क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक काफी चल भी चुका है। नहीं, आपने राइटफुली कहा दीपाली जी। आई थिंक स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ था, लेकिन जितनी भी एक्टिविटी स्टॉक के भीतर घूम रही है, आई थिंक जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स कंपनी ने अनाउंस किए हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर्स है वो शट डाउन कर रही है, जो हिमालयन वाटर रेंज है वो यूएस मार्केट्स में किया है। लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ कमोडिटाइज बिजनेस दैट टाटा ग्लोबल इज रनिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो डायनामिक्स होते हैं डिमांड सप्लाई के, वो चाय हो या कॉफ़ी हो, आई थिंक दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक कीनिया, श्रीलंका उदाहरण के तौर पे। और कॉफ़ी की प्राइसिंग रोबस्ट और अरेबिका में कितनी डिफरेंशियल होती है, जिससे टाटा ग्लोबल के रियलाइजेशन में फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर दिखने मिलेगा बैलेंस शीट के ऊपर। Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी इंकरेजिंग थे। अगर Q2 का आई थिंक एक ट्रेजेक्ट्री आई थिंक हायर साइड पे रहेगा तो स्टॉक री-रेट हो सकता है। तो आई थिंक मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी भी पसंद है और स्टॉक भी। चलिए, स्टॉक्स भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है, तो टाटा ग्लोबल पे आप जरूर ध्यान रखिए। वैसे शेयर अच्छा चला है और भी चल सकता है, ऐसा हमको बता रहे हैं। आगे चलते हैं, अब कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं। साक्षी के पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। एक्चुअली रिपोर्ट्स उन शेयर्स पे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास शायद इन्फोसिस को लेकर, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर रिपोर्ट्स हैं। जल्दी से बताइए, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है इन्फोसिस और बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर। एब्सोल्युटली, ये बायबैक की जब से खबर आई थी और इन्फोसिस के शेयर को देखकर सभी की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। यहाँ पर कुछ कॉशियस रिपोर्ट आई है। यहाँ पर देखा जाए तो CLS ने एक रिपोर्ट जारी की है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। अब 940 का भी टारगेट अब इन्फोसिस पर आ गया है। खासतौर पर उनका मानना है कि बायबैक तो डेफिनेटली 10 to 20% प्रीमियम पर आ सकता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अगर देखा जाए, लेकिन 4 महीने लग सकते हैं इसकी कंप्लीशन को लेते हुए। लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को ही वो रख रहे हैं। 940 के टारगेट्स यहां पर दिए हैं। इसके अलावा आपने बैंकिंग स्पेस की बात करी, काफी सारे हमारे पास बैंकिंग स्टॉक्स है जिन पर रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरुआत करते हैं। यहां पर HSBC ने रिपोर्ट जारी की है। होल्ड रेटिंग को चेंज नहीं किया है, लेकिन लक्ष्य को डाउनवर्ड रिवाइज किया। 165 से घटाकर अब 148 के टारगेट्स यहां पर सामने आ रहे हैं। जून तिमाही में जो नतीजे रहे हैं वो अनुमान से कम रहे हैं HSBC के, और FY18 के मुनाफे का अनुमान जो है वो अब 50% तक
भी घटा दिया है ब्रोकरेज हाउस ने। एसेट क्वालिटी में और कमजोरी भी देखने को मिल सकती है, यहां से एक और नेगेटिव ट्रिगर प्रोवाइड हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। साथ ही येस बैंक की अगर बात करें तो यहां पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1874 के टारगेट्स दिए हैं, तो अच्छे अपसाइड के साथ यहां पर टारगेट्स दिए हैं। ब्याज दरें घटने से अब एनआईएम्स में भी सुधार होने का अनुमान है, कहीं ना कहीं जो सेविंग रेट घटाया है उससे पॉजिटिव ले रहे हैं। रिटेल स्ट्रांग हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक सुधार आने की उम्मीद है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। यहां पर सिटी ने कवरेज शुरू किया है न्यूट्रल रेटिंग के साथ, लक्ष्य दिया है 600 का। अभी जो वैल्यूएशन है फेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपसाइड लिमिट करते हुए नजर आ रही है। अगले 4 से 6 तिमाहियों में देखें तो रेवेन्यू फ्रंट पर देखा जाए तो थोड़ा अपसाइड लिमिटेड ही रहेगा, ऐसा उनका मानना है, इसीलिए न्यूट्रल रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है। 50-60 रुपए के ऊपर के टारगेट्स अभी यहां पर दिए हैं। ये बैंकिंग स्पेस की बात हुई। डिश टीवी की बात करते हैं तो 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने यहां पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहां पर बाय रेटिंग दी है, 106 के टारगेट्स दिए हैं। FY18 में मार्जिन में सुधार संभव है और वीडियोकॉन के मर्जर के साथ सिनर्जीज बेहतर होते हुए नजर आएंगी। सिमिलर रिपोर्ट्स बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से भी आई हैं। खरीदारी की राय 110 के टारगेट्स ये दे रहे हैं। आरपू में सुधार जारी है और मर्जर से ग्रोथ का अनुमान भी बेहतर होते हुए नजर आएगा। एक डिस्क्लेमर भी दे दे कि हमारे एसएल समूह की कंपनी है डिश टीवी। ठीक है, तो डिश टीवी, सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स, एयू स्मॉल फाइनेंस और इन्फोसिस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। सीएलएसए की भी एक इंडिया स्ट्रैटेजी आई है, वो भी जानेंगे साक्षी से, लेकिन एक इन्फोसिस पर कोई कमेंट सिमी का ले लेते हैं। सिमी, कल तो ये 4 साल के उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ, इंट्राडे हाई से थोड़ा नीचे आकर ही क्लोज हुआ है, लेकिन नजदीक गया था ये 1040 के लेवल्स के। आज क्या करें ट्रेडर्स जिन्होंने कल मुनाफा नहीं समेटा और अभी भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं? दीपाली, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में अभी भी थोड़ा सा अपसाइड पॉसिबल है। 1020 के आसपास बंद किया था और मैं टेक्निकली मुझे लग रहा है कि 1040 से 1050 के बीच में ये जा सकता है। रहा सवाल 1050 के ऊपर ये जाएगा कि नहीं और वहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं, ये बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो रिसेंट पास में जो चार्ट दिख रहा है इसमें मैंने देखा नहीं है कि इन्फोसिस उस रेंज के ऊपर जाके सस्टेन किया है। तो 1040 से 50 के ऊपर जाके सस्टेन करना इसके लिए मुश्किल है। और आज का सीएलएसए का जो अपग्रेड, तो मतलब जो लेवल्स जो उतारा है, मतलब जो पहले का जो टारगेट था उससे कम टारगेट दिया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ऊपर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो जरूर फेस करने वाला है। पर टेक्निकली मुझे स्ट्रांग ही समझ में आ रहा था कल तक का क्लोजिंग के बाद। मेरा टारगेट 1045 से 1050 का ही था। हो सकता है आज का ट्रेडिंग सेशन में एक बार ये अगर गैप डाउन से भी खुलता है तो भी रिकवरी देखने को मिल सकता है इसमें। तो इन्फोसिस कमजोर नहीं है, 1050 का टारगेट आप रख सकते हैं। जिनके पास भी है थोड़ा सा संभल कर सावधानी के साथ आप ट्रेड करें। इस बीच थोड़ी देर में मेरे साथ अंचल भी जुड़ जाएंगे, उनसे हम कुछ एक स्टॉक्स जानेंगे जो कि खबरों में है, फोकस में है आज के, वो अंचल से हम समझ लेंगे। लेकिन एक शेयर मैं और जरूर जानना चाहता हूँ, वो ये हेमंत आपसे है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर क्या करना है? देखिए डिम्पे, पहली बात यह है कि पीएसयू बैंक्स में अभी भी जो पहला 1-2 दिन का हमने पुल बैक देखा क्योंकि थोड़े ओवरसोल्ड थे, उसके बाद कोई ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है लॉन्ग साइड पे, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में अभी भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर बाकी है। बैंक बड़ौदा विल फाइंड टफ 152 153 मेजर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा और मुझे लगता है वापस से 140 138 तक एक बार देखने को मिल सकता है। बट जो प्राइवेट बैंक्स हैं, हालांकि येस बैंक पे जैसे अभी उन्होंने बताया पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन इनमें भी लगातार अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में पहले बाइंग देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक, येस बैंक, वो पहले रिबाउंड करेंगे और पीएसयू बैंक्स विल फॉलो अप। तो बेटर है कि हम प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, अब सीएलएसए की इंडिया स्ट्रैटेजी पर भी एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट समझ लेते हैं साक्षी से। इंपॉर्टेंट है भी इस वक्त जब वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं इंडियन मार्केट्स में, तब ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है? क्या व्यू है साक्षी सीएलएसए का इंडिया पर इस बार के अर्निंग सीजन पर, और कन्विक्शन उनका किन स्टॉक्स के साथ है? एब्सोल्युटली दीपाली, शुरुआत की जाए तो नतीजे अनुमान से उनके हिसाब से कम रहे हैं। खासतौर पर मार्जिन फ्रंट पर कुछ उनको निराशा जरूर देखने को मिल रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी रेवेन्यूज बेटर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम निफ्टी कंपनीज के मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया है। खासतौर पर जीएसटी का भी असर देखने को मिला है Q1 नतीजों में। और लेकिन बाकी की जो 3 तिमाहियां बची FY18 की, निफ्टी कंपनीज में जो उनको ग्रोथ का अनुमान है वो 11% तक का दिया है। अब जीएसटी इज पास्ट और अब जो रीस्टॉकिंग हुई है उसका असर बाकी 3 तिमाहियों में देखने को मिल सकेगा। यहां से कुछ पॉजिटिव
पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है, छोटे बेस का भी एक पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। कहां पर उनकी पॉजिटिव नजर है? हिंडाल्को, एसीसी, अंबुजा, यहां पर पॉजिटिव नतीजे आए, यहां पर पॉजिटिव डेफिनेटली उनकी राय है। और कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक, ये बैंकिंग स्पेस से यहां पर पॉजिटिव नतीजों का रिफ्लेक्शन देखने को मिला। टाटा मोटर्स ऑन द कॉन्ट्ररी एंड सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा स्पेस से यहां पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। साथ ही एशियन पेंट्स ने भी इस बार के नतीजों में डिसअपॉइंट किया है सीएलएसए के हिसाब से। ठीक है, तो सीएलएसए की रिपोर्ट है, काफी अहम है मार्केट्स के लिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। एक छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है, अंचल मेरे साथ जुड़ जाएंगे जो कि आपको एक का फोकस, यानी कि जो स्टॉक्स में फोकस है वो कौन से शेयर्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ है, कुछ और चुनिंदा शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे।